हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम हिंदी विषय में शब्द ज्ञान टॉपिक के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के आप इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ सकती हो। और आज हम इसके आगे जो टॉपिक दिए हुए हैं आपके क्रिया और क्रिया विशेषण, इनको हम पढ़ेंगे। और ऐसे ही करते हुए हम आगे वाले जो सारे आपके टॉपिक्स है, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ कि आप जो इनकी जो क्लासेस है वो आप सीक्वेंस से देख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम क्रिया टॉपिक को देख लेते हैं, हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्रिया का अर्थ अगर आप देखेंगे शाब्दिक अर्थ, तो इसका अर्थ होता है करना। यानी कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसको करना जो है वो ही क्या है, क्रिया है। और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है, यानी कि लगभग सभी वाक्यों में क्रिया होती ही होती है। ठीक है, यानी क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है, अर्थात वाक्य में क्रिया होती ही होती है। ठीक, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप जो है वो होता है धातु। हिंदी क्रियापद जो होते हैं उनका मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, अगर आप धातु में ना जोड़ देते हैं तो धातु में ना जोड़ने से क्रियापद बनते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना तो पढ़ना, उठ प्लस ना उठना। इस तरह से जब आप धातु के अंदर कोई भी धातु है आपके पास में और उसमें आप अगर किसी भी धातु में अगर आप ना जोड़ेंगे तो ना जोड़ने से उसका क्रियापद बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दो तीन चीज़ें हमने देखी हैं। सबसे पहले क्रिया का अर्थ देखा है। इस क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। और हिंदी के क्रियापद जो होते हैं उनका मूल रूप धातु होता है। ठीक है, और धातु में अगर आप ना जोड़ते हैं तो इससे क्रियापद बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, उठ प्लस ना उठना। इस तरह से जो है आप इनको समझ पाएंगे कि किस तरह से इससे क्रिया बनी है। अगर आपको कोई क्रिया की परिभाषा पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है तो उसको बोला जाता है क्रिया। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। और वैसी परिभाषा हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में नहीं आती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रिया है क्या। क्या होती है क्रिया? किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है जिस शब्द से, उसको बोला जाता है क्रिया। ठीक है, क्रिया के भेद जो है वो 3 आधार पर बांटे गए हैं। सबसे पहला आधार अपन लेते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। स का मतलब है साथ या सहित। ठीक है, यानी जिसमें कर्म साथ में होता है या कर्म के साथ कोई क्रिया हो रही होती है तो उसको बोला जाता है सकर्मक। और जिसमें ऐसी क्रिया हो रही हो जिसमें कर्म साथ में नहीं हो तो उसको बोला जाता है अकर्मक। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा इसके वर्गीकरण का आधार है काल के आधार पर। काल जो हम पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक उसी प्रकार से हमारे काल के आधार पर क्रिया भी 3 प्रकार की होती है। भूतकालिक क्रिया यानी जो बीत गया उस समय की जो क्रिया है, जिसमें था, थी, थे, इस तरह से आएंगे। वर्तमान कालिक, जिसमें हम वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसमें अगर कोई क्रिया यूज में ले रहे तो वर्तमान कालिक क्रिया। और भविष्यत यानी आगे आगामी होने वाले दिनों में जो कार्य होगा वो हो जाएंगे भविष्यतकालिक क्रिया। ठीक है, तो ये 3 प्रकार है काल के आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं संरचना के आधार पर। अगर आप संरचना के आधार पर देखेंगे तो इसके 5 प्रकार देखने को मिलेंगे। पहली क्रिया है इसकी संयुक्त क्रिया, दूसरी है नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये संरचना के आधार पर। इसका तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक क्रिया, फिर है पूर्वकालिक क्रिया
और कृदंत क्रिया। तो ये इसके 5 प्रकार हैं जो कि किसके आधार पर बांटे गए हैं, यह क्रिया के संरचना के आधार पर प्रकार है, जिसमें हमने संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया जो है ये 5 प्रकार देखे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ आपको वर्गीकरण समझ में आया होगा। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर 2 प्रकार के, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर काल के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, उसके बाद में संरचना के आधार पर हमने 5 प्रकार देखे, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है, तो ये क्रिया के कुछ प्रकार है जिनको हमको थोड़ा सा विस्तार में भी देख लेना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनेगा। देखो, कर्म के आधार पर जो है क्रिया के हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, उनको हम देख लेते हैं। जब क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है और वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर क्रिया के मूल रूप से 2 भेद होते हैं। ठीक है, यानी जो क्रिया शब्द वाक्य में आ रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है और वो किसे प्रभावित कर रहा है, इसी आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला इसका भेद है सकर्मक क्रिया। इसमें स शब्द जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब है सहित, और कर्मक का मतलब है कर्म। अगर कर्म सहित में है तो ऐसी जो क्रिया हो रही है उसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे अर्थात कर्म के साथ जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, तो यहाँ पर इसका अगर आप क्वेश्चन बनाओगे कि बच्चा क्या बना रहा है, तो आपका आंसर आएगा कि बच्चा चित्र बना रहा है। तो इसका जो क्रिया का फल है वो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो क्रिया होगी वो होगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसी तरह से सकर्मक क्रिया जो है उसके भी 2 भेद होते हैं। जिस वाक्य के अंदर एक कर्म आता है वो एक कर्मक, वहाँ एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी, और जिस वाक्य में 2 कर्म आ रहे हैं वहाँ पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया आएगी। ठीक है, एक कर्मक का मतलब है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है तो उसे हम एक कर्मक कहते हैं। ठीक है, और द्विकर्मक में क्या हो जाएगा, जिसमें 2 कर्म आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि सकर्मक क्रिया में कर्म जो है वो साथ में, कर्म जो है उसका प्रभाव जो है वो क्रिया से जुड़ा हुआ रहता है, और इसके 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक, एक कर्मक में एक कर्म होता है क्रिया के साथ में। जैसे माँ खाना बना रही है, तो माँ खाना बना रही है, माँ क्या बना रही है, खाना बना रही है। यहाँ पे माँ के द्वारा एक ही कर्म जो है यानी खाना बनाना हो रहा है। द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, इसकी क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो बनेगा अध्यापक किसको कंप्यूटर सिखा रहे हैं, और दूसरा ये बन जाएगा कि अध्यापक छात्रों को क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या सिखा रहे हैं और किसे सिखा रहे हैं, कंप्यूटर और छात्रों को। तो इस तरह से जो है इसमें 2 कर्म आ रहे हैं, तो वाक्य में 2 कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा इसका जो प्रकार है वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिसमें कर्म जो है वो नहीं होगा। तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म जो है वो प्रयुक्त ही नहीं होता है ऐसे वाक्यों में, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया है सिमरन गाती है। ठीक है, तो सिमरन गाती है, इसमें जो है वो कोई भी कर्म जो है वो नहीं आ रहा है, केवल गा रही है। क्या गा रही है, अगर ऐसे आता है सिमरन गीत गा रही है तो हम पूछते कि सिमरन क्या गा रही है, तो कर्म आ जाता। लेकिन यहाँ पे बस ये है कि सिमरन गाती है, तो यहाँ पे कर्म जो है वो नहीं है, तो ऐसी जो क्रिया होगी वो होगी अकर्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में
कर्म के आधार पर जो है हमने क्रिया के प्रकार को देख लिया है, सकर्मक और अकर्मक को। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और आप भी इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अब नेक्स्ट पार्ट में हम काल के आधार पर क्रिया के प्रकार और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।